तो आज के हमारे पूरे डिस्कशन का जो फ्रेमवर्क है वो मुख्य रूप से 5 अहम स्तंभों पर टिका है। इसमें सबसे पहले अर्थव्यवस्था है, जहां हम नया नियम फैमा 2026 देखेंगे। फिर कूटनीति के तहत हर्मुज विवाद है। और रक्षा और कृषि भी है ना? हाँ बिल्कुल, रक्षा तकनीक में SFDR का परीक्षण शामिल है और कृषि क्षेत्र में PM किसान को देखेंगे। इसके अलावा वैश्विक मंच पर 11वां रायसीना डायलॉग भी आज का एक बड़ा टॉपिक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। बैंकिंग में काफी बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले RBI का नया फेमा 2026 व्यापार नियम इस साल 1 अक्टूबर 2026 से लागू होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से? ठीक है जी। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव हुआ है EDPMS और IDPMS पोर्टल पर। अब वहां स्व प्रमाणन यानी जो सेल्फ सर्टिफिकेशन के जरिए छोटे सौदे होते थे उन्हें पूरी तरह बंद कर दिया गया है। अच्छा, स्व प्रमाणन बंद कर दिया। और विदेशी व्यापार को लेकर क्या अपडेट है? INR सेटलमेंट मतलब रुपए में व्यापार करने के लिए अब 18 महीने की समय सीमा तय कर दी गई है। और एक पेनाल्टी की खबर है, बैंक ऑफ इंडिया के कानपुर चेस्ट पर 1,85,300 रुपए का जुर्माना लगा है। अरे वाह, पेनाल्टीज अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। और कोई नया लाइसेंस? हाँ, श्री राम ओवरसीज ने प्राइमरी डीलर के तौर पर सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। और सबसे अहम बात, सभी ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स के काम अब डिजिटल प्रवाह पोर्टल के माध्यम से होंगे। प्रवाह पोर्टल, तो ये डिजिटल बैंकिंग का सीधा सवाल बन सकता है। बिल्कुल, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सभी AD बैंक्स के लिए RBI ने कौन सा पोर्टल अनिवार्य किया है, तो उत्तर होगा प्रवाह पोर्टल। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जहां सेबी, IRDI और ट्राई जैसे रेगुलेटर्स के नए नियम हैं। तो रेगुलेटर्स काफी सख्त हो रहे हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक वॉलंटरी लॉक इन सुविधा शुरू की है। मतलब अपनी मर्जी से लॉक इन कर सकते हैं। सही कहा। इसके बाद ट्राई का बहुत बड़ा फैसला है। वित्तीय संस्थाओं के स्पैम कॉल्स रोकने के लिए उन्होंने 1600 सीरीज के नंबर अनिवार्य किए हैं। मतलब अगर 1600 से कॉल आए तो वो बैंक या फाइनेंस कंपनी है। ये तो बहुत जरूरी था। विज्ञापनों को लेकर भी कुछ नियम है ना? बिल्कुल। उपभोक्ता संरक्षण के तहत अब उन विज्ञापनों पर सख्त रोक लगाई गई है जो चमत्कारी शक्तियों का दावा करते हैं। इसके अलावा सेबी के नियमों के अनुसार ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को अपनी वार्षिक गतिविधि रिपोर्ट 31 मई 2026 तक देना अनिवार्य हो गया है। 31 मई तक? ठीक है। और बीमा क्षेत्र में IRDAI ने बीमा असबा के जरिए UPI प्रीमियम ब्लॉक सिस्टम लागू किया है। बीमा असबा, ये UPI के साथ कैसे काम करेगा? क्या ये शेयर मार्केट वाले असबा की तरह है? बिल्कुल उसी तर्ज पर काम करेगा। जैसे शेयर मार्केट में IPO के लिए आपका पैसा बैंक में ब्लॉक रहता है, वैसे ही अब बीमा पॉलिसी जारी होने तक प्रीमियम का पैसा आपके UPI से सिर्फ ब्लॉक होगा, कटेगा नहीं। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जो सीधे डेटा और आंकड़ों पर आधारित है, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। डेटा के मामले में महंगाई के आंकड़े आए हैं। फरवरी 2026 में खुदरा महंगाई यानी CPI बढ़कर 3.21% पर पहुंच गई है। 3.21%। और खाद्य महंगाई या CFPI, ये पिछले महीने के 2.13% से उछलकर सीधे 3.47% हो गई है। लेकिन जनवरी 2026 में थोक महंगाई गिरकर 1.81% पर आ गई थी। तो एक तरफ थोक महंगाई गिर रही है पर खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। उत्पादन का क्या डेटा है? उत्पादन में हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। 2026 में अनाज का ऐतिहासिक 357 मिलियन टन का कुल उत्पादन दर्ज हुआ है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि 150 मिलियन टन चावल उगाकर भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। अरे वाह, 150 मिलियन टन चावल उगाकर चीन को पछाड़ना, ये तो रैंकिंग वाले सवालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही एक और आंकड़ा याद रखना है कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह 28.69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं और राष्ट्रीय स्तर के रणनीतिक फैसलों को समझते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा ऊर्जा सुरक्षा का है। हरमुज संकट के कारण भारत अब अपना 70% कच्चा तेल गैर हरमुज मार्गों से आयात कर रहा है। 70% तेल गैर हरमुज से, मतलब हमने अपना रास्ता काफी बदल लिया है। जी हाँ। इसके अलावा इतिहास से जुड़ा एक पॉइंट है कि 12 मार्च को ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह की वर्षगांठ मनाई गई है। और पर्यावरण के मोर्चे पर PMO ने नेक्स्ट समिट में भविष्य के विजन के तहत 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग। योग दिवस को लेकर भी कुछ है? हाँ, 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऊर्जा पर वापस आएं तो आपातकालीन नीति के तहत प्राकृतिक गैस नियंत्रण आदेश 2026 से घरेलू PNG आपूर्ति सुरक्षित की गई है। और हमारे रिजर्व्स का क्या हाल है? भारत का रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व अब 50 लाख टन के पार पहुंच गया है। तो 70% गैर हरमुज मार्ग वाले आयात और इस 50 लाख टन के रिजर्व का सीधा कनेक्शन है ना? हम आपातकाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। अगर हरमुज मार्ग ब्लॉक होता है तो ये 50 लाख टन का रिजर्व ही देश को रुकने से बचाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि सरकार इन नीतियों को योजनाओं के माध्यम से कैसे लागू कर रही है। इसमें सबसे पहले PM किसान योजना है। इसकी 22वीं किस्त जारी हुई है, जिसमें 9.32 करोड़ किसानों को 18,640 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 18,640 करोड़, काफी बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल। इस
इसके बाद स्वास्थ्य की बात करें तो यूविन पोर्टल पर टीकाकरण ट्रैकिंग के तहत 11.12 करोड़ बच्चे और 3.78 करोड़ महिलाओं का पंजीकरण हुआ है। एक मिनट, यूविन पोर्टल के ये जो आंकड़े हैं 11.12 करोड़ बच्चे और 3.78 करोड़ महिलाएं, ये स्टेटमेंट आधारित सवालों में बहुत उलझा सकते हैं। बिल्कुल, अक्सर एग्जाम्स में महिलाओं और बच्चों का डेटा आपस में स्वैप करके दे देते हैं, इसलिए स्पष्ट याद रखें। आगे बढ़ें तो कृषि मंत्रालय ने डिजिटल कृषि के लिए एक नया AI आधारित क्षेत्रीय भाषा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम भारत विस्तार है। भारत विस्तार AI आधारित है और पूर्वोत्तर के लिए? पूर्वोत्तर विकास के लिए PM डिवाइन योजना से बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जा रहा है। रोजगार की बात करें तो PM स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट योजना से शहरी क्षेत्र में 13 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। 13 लाख रोजगार जी। और शिक्षा के क्षेत्र में? NMMSS के तहत मेधावी छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की बात करते हैं। रेलवे में अमृत भारत योजना के तहत 180 स्टेशन पुनर्विकसित हो रहे हैं और इसी महीने इसमें 8 नए स्टेशन जुड़े हैं। 8 नए स्टेशन, और पार्सल डिलीवरी में कुछ नया हुआ है ना? जी, भारतीय रेलवे ने पार्सल के लिए फर्स्ट और लास्ट माइल डिलीवरी शुरू करके लॉजिस्टिक्स में क्रांति ला दी है। हाँ, ये तो बिल्कुल ई-कॉमर्स कंपनियों की तरह हो गया, जहां से सामान पिकअप होगा और सीधे डेस्टिनेशन तक डिलीवरी होगी। बिल्कुल उसी तरह एविएशन में देखें तो AI ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रेट निकोबार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए टेंडर जारी कर दिया है। ग्रेट निकोबार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये तो डिफेंस और ट्रेड दोनों के लिए बड़ा कदम है ना? और सुरक्षा के लिए 25,000 ट्रेनों की स्मार्ट मॉनिटरिंग हेतु AI ML डिवाइस तैनात किए गए हैं। और पूर्वोत्तर में सड़कों और रेलवे का क्या अपडेट है? पूर्वोत्तर में 166 किलोमीटर लंबे शिलोंग सिल्चर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन हुआ है और स्वच्छ ऊर्जा के तहत असम में रंगिया मुरकोंग सेलेक ब्रॉडगेज लाइन का पूर्ण विद्युतीकरण पूरा हो गया है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, राज्यों से जुड़ी विशेष खबरें जो परीक्षा में आती हैं। तो असम से ही शुरू करते हैं। वहां असोम माला 3.0 के तहत 900 किलोमीटर सड़कों के लिए 3,200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। असोम माला 3.0, ठीक है। केरला के लिए भी कुछ बजट आया भी पूर्ण हो गया है। और GI टैक्स को लेकर 2 बहुत दिलचस्प खबरें थी। हाँ, पहली खबर है कि असम के GI टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक का पहला सफल अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट हुआ है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन उपयोग को लेकर एक लग्जरी ब्रांड के साथ वैश्विक GI विवाद सामने आया है। मतलब ये GI टैक्स का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बहुत बढ़ गया है। एक तरफ असम का अदरक एक्सपोर्ट हो रहा है और दूसरी तरफ कोल्हापुरी चप्पल पर ग्लोबल विवाद हो रहा है। बिल्कुल, इससे पता चलता है कि हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट में कितनी वैल्यू है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका देखते हैं। नई दिल्ली में 11वां रायसीना डायलॉग आयोजित हुआ है और इसके मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। 11वां रायसीना डायलॉग और फिनलैंड के राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है। जी। इसके अलावा ICAR द्वारा आयोजित कृषि खाद्य सम्मेलन में राष्ट्रपति जी ने महिला किसानों की भूमिका को सराहा है और UN विमेन द्वारा CSW17 में महिला न्याय पर एक विशेष सत्र की तैयारी की जा रही है। और AI को लेके भी हमने एक बड़ा समिट होस्ट किया है। बिल्कुल, भारत ने AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की है, जहां 160 देशों ने सुरक्षित AI डिक्लेरेशन अपनाया है। 160 देशों की भागीदारी। ये AI इम्पैक्ट समिट तो एक संभावित MCQ के रूप में बहुत अहम है। एकदम सही। और अंत में वर्ल्ड बैंक द्वारा वॉशिंगटन में परिवहन अर्थशास्त्र पर चौथा वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और देशों के बीच हुए द्विपक्षीय समझौतों पर नजर डालते हैं। रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग और आधुनिक हथियारों के सह उत्पादन पर ऐतिहासिक समझौता हुआ है। जर्मनी के साथ सह उत्पादन और फिनलैंड के साथ भी कुछ एग्रीमेंट है। हाँ, भारत और फिनलैंड के बीच डिजिटलीकरण व पर्यावरण स्थिरता पर नई व्यापक रणनीतिक साझेदारी हुई है। और इतिहास से जुड़ा एक अहम मील का पत्थर। जी, भारत ईरान ऐतिहासिक मैत्री संधि जो 1950 में हुई थी, उसके सफल कूटनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत ईरान की 1950 की संधि के 75 वर्ष, अक्सर इतिहास के प्रश्न ऐसे ही करंट अफेयर से बनते हैं। बिल्कुल, एग्जामिनर पूछ सकता है कि भारत ईरान मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी। इसके अलावा व्यापार में जर्मनी और फिनलैंड ने प्रस्तावित भारत EU FTA को पूर्ण कूटनीतिक समर्थन दिया है और जर्मन इंडियन CEO फोरम के माध्यम से संयुक्त व्यापार घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आई महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और चेतावनियां। तो पश्चिम एशिया तनाव के कारण विदेश मंत्रालय की मदद से 67,000 भारतीय स्वदेश लौटे हैं। ये एक बहुत बड़ी यात्रा एडवाइजरी का हिस्सा था। 67,000 लोग वापस आए। मानवाधिकार को लेकर भी कुछ रिपोर्ट है। हाँ, UNOHCHR ने भारत में पुलिस एनकाउंटर मामलों पर अपनी मानवाधिकार रिपोर्ट में चिंता व्यक्त की है। लेकिन दूसरी तरफ UN स्कूल मील्स रिपोर्ट में भारत के मिड डे मील कार्यक्रम की जमकर प्रशंसा की गई है। मिड डे मील की प्रशंसा, ये अच्छी खबर है। और हरमुज विवाद का असर तेल पर कैसा दिख रहा है? ऊर्जा संकट की बात करें तो हरमुज डलडमरू मध्य बंद होने की आशंका से वैश्विक तेल कीमतें $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। मतलब हमने स्लाइड 5 में जो हरमुज विवाद पढ़ा था, वो यहाँ $100 प्रति बैरल तेल की कीमत से सीधा जुड़ता है। जी बिल्कुल। और एक आखिरी रिपोर्ट, UN द्वारा कानून प्रवर्तन और पुलिस व्यवस्था में वैश्विक नस्लवाद पर एक नई रिपोर्ट तैयार की गई है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, जो रक्षा और विज्ञान के महत्वपूर्ण
परीक्षणों के बारे में है। रक्षा में मिसाइल तकनीक की बात करें तो डीआरडीओ ने चांदीपुर में SFDR यानी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का परीक्षण किया है। SFDR का परीक्षण और एयर डिफेंस में कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल VHORADS का सफल उड़ान परीक्षण संपन्न हुआ है। और इसरो के क्या अपडेट्स हैं? अंतरिक्ष में गगनयान के लिए इसरो व डीआरडीओ द्वारा ड्रोग पैराशूट का सफल परीक्षण किया गया है और इसरो ने चंद्रयान 4 और खास तौर पर 350 किग्रा रोवर वाले चंद्रयान 5 का रोड मैप जारी कर दिया है। चंद्रयान 5 के रोवर का सटीक वजन 350 किग्रा, ये याद रखने लायक फैक्ट है। बिल्कुल। समुद्री शोध में डीआरडीओ ने 8 देशों के साथ अंडर वाटर अवेयरनेस के लिए सागर मैत्री 5 मिशन शुरू किया है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए PMSTISC की 29वीं बैठक में उन्नत विनिर्माण प्रणालियों पर चर्चा हुई है। ये था एक इंपॉर्टेंट अपडेट। अब आगे चलते हैं पर्यावरण और हेल्थ केयर के नए इनिशिएटिव्स पर। हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए 12 मिलियन लड़कियों हेतु 90 दिन का वैक्सीन अभियान शुरू हुआ है। 12 मिलियन लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया। और खसरा रूबेला का क्या टारगेट है? 2026 तक 0 खसरा रूबेला का लक्ष्य रखा गया है और अच्छी खबर यह है कि इसके मामलों में 28% की बड़ी गिरावट आई है। और महामारी की तैयारी को लेकर भी एक नया संस्थान बन रहा है ना? जी, नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ के निदेशक पद को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ, इसकी लोकेशन मैच द कॉलम वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसके साथ देश के 50,373 सरकारी अस्पतालों को अस्पताल गुणवत्ता मानकों यानी NQAS का सर्टिफिकेट मिला है। और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में कितना निवेश हुआ है? PM अभिम योजना के तहत बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के लिए 64,180 करोड़ रुपए का भारी निवेश किया गया है। और पर्यावरण में एक CSIR पहल के तहत ग्रीन रोड्स निर्माण में लौह अयस्क कचरे का सफल उपयोग हुआ है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, उन प्रमुख हस्तियों पर जो आज खबरों में हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिन्होंने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन किया। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने हरमुज संकट और राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा पर लोकसभा में विशेष बयान दिया है। इसरो की तरफ से कौन प्रमुख हस्ती खबरों में है? इसरो के अध्यक्ष V नारायणन, इन्होंने चंद्रयान 4 और भविष्य के वीनस ऑर्बिटर मिशन का रोड मैप प्रस्तुत किया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम? नरेंद्र मोदी जी ने PM किसान की 22वीं किस्त जारी की और नेक्स्ट समिट को संबोधित किया। और विदेशी मेहमानों में फिनलैंड के राष्ट्रपति एलेक्सेंडर स्टब्स नई दिल्ली में 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि बने। इन हस्तियों को उनके द्वारा संबोधित किए गए विशिष्ट सम्मेलनों जैसे फिनलैंड के राष्ट्रपति और रायसीना डायलॉग से जोड़कर याद रखने की ट्रिक बहुत काम आएगी। बिल्कुल, ऐसे विजुअलाइज करने से एग्जाम में ऑप्शंस एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। तो ये था आज का ये टॉपिक। अब देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है। देश की चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अपडेट। चुनाव में राज्यसभा का अपडेट है। 10 राज्यों की 37 रिक्त सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा हुई है। और मतदान कब है? चुनाव आयोग द्वारा मतदान व मतगणना दोनों के लिए 16 मार्च 2026 की तिथि तय की गई है। एक बहुत ही सख्त नियम भी तो आया है पेन को लेकर। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प है। चुनाव आयोग द्वारा मतदान के लिए केवल एकीकृत वायलेट स्केच पेन का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। वायलेट स्केच पेन का अनिवार्य उपयोग मतलब ऐसी छोटे और बारीक तथ्य परीक्षाओं में कंफ्यूज करते हैं कि नीला था, काला था या वायलेट था। बिल्कुल, एग्जामिनर ऐसे ही स्पेसिफिक कलर्स ऑप्शंस में देके कंफ्यूज करता है। अब इसके बाद एक और जरूरी टॉपिक है, अवार्ड्स और अनोखे सम्मान की सूची। तो पद्म पुरस्कार 2026 की राष्ट्रीय सम्मान सूची में संयुक्त राज्य अमेरिका के 3 प्रमुख व्यक्ति शामिल किए गए हैं। अमेरिका के 3 व्यक्ति, ठीक है। और एक बहुत ही अलग तरह का ट्रेडमार्क मिलाना किसी को। सुमितोमो कंपनी के गुलाब सुगंधित टायरों को देश का पहला गंध ट्रेडमार्क यानी स्मेल ट्रेडमार्क प्रदान किया है। भारत का पहला गंध ट्रेडमार्क, वो भी गुलाब सुगंधित टायर को। ये तो साइंस और इनोवेशन करंट अफेयर्स का एक बेहद खास सवाल बन गया। एकदम सही, ये पहली बार है जब किसी महक को ट्रेडमार्क मिला है। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, खेल जगत की सफलताओं की ओर। इंटरनेशनल लेवल पर सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा की जोड़ी ने अजरबैजान इंटरनेशनल 2026 का मिक्स्ड डबल्स खिताब जीतकर जीत हासिल की है। अजरबैजान इंटरनेशनल 2026, सात्विक और राधिका की जोड़ी। बिल्कुल, टूर्नामेंट का नाम और विजेताओं की जोड़ी को लिंक करना जरूरी है। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन रैंकिंग में पुरुष एकल में जिम पॉल एस और महिला एकल में सूर्या करिश्मा शीर्ष स्थान पर हैं। अब आगे बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस और एक छोटे से टेस्ट पर। दिवस में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 12 मार्च को ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह की वर्षगांठ मनाई गई है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। और आज के टेस्ट के 3 MCQ क्या हैं? पहला MCQ, गैर हरमुज मार्गों से भारत का तेल आयात प्रतिशत कितना है? उत्तर है 70%। दूसरा, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? उत्तर है फिनलैंड के राष्ट्रपति। और तीसरा MCQ, फरवरी 2026 में खुदरा यानी CPI महंगाई दर क्या रही? उत्तर है 3.21%। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, करंट अफेयर से जुड़े स्टैटिक जीके पर, जो एग्जाम्स का फेवरेट है। अर्थव्यवस्था के स्टैटिक हिस्से में देखें तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 में पारित हुआ था, जिसने फेरा की जगह
चली थी। फेमा 1999 में आया और सूचकांक के आधार वर्ष में क्या बदलाव है? ये बहुत जरूरी है। हाल ही में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई का आधार वर्ष अपडेट कर 2024 बराबर 100 कर दिया गया है, लेकिन थोक सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई का वर्तमान आधार वर्ष अभी भी 2011-12 बराबर 100 ही है। ये सीपीआई के नए आधार वर्ष 2024 और डब्ल्यूपीआई के पुराने आधार वर्ष 2011-12 के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से याद रखना बहुत जरूरी है। एकदम सही। और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास में भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक मैत्री संधि पर 15 मार्च 1950 को हस्ताक्षर हुए थे। और रायसीना हिल्स? भूगोल के दृष्टिकोण से रायसीना हिल्स नई दिल्ली में स्थित है, जहां भारत के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास है। अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं और आज के पूरे सेशन का एक क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले चावल उत्पादन में भारत ने चीन को पछाड़ा, 150 मिलियन टन उत्पादन। बिल्कुल। दूसरा, पीएम किसान की 22वीं किश्त के तहत 18,640 करोड़ रुपए जारी हुए। तीसरा, डीआरडीओ ने चांदीपुर में एसएफडीआर रैमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। एसएफडीआर तकनीक। और बीमा में? चौथा पॉइंट, आईआरडीएआई ने बीमा प्रीमियम ब्लॉक करने के लिए बीमा अस्पा लागू किया। पांचवा, आरबीआई के नए फेमा व्यापार नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। ठीक है। छठा पॉइंट, केरल राज्य को 3795 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड रेलवे बजट प्राप्त हुआ। सातवां, इसरो का आगामी चंद्रयान 4 एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन होगा। और आखिरी पॉइंट? आखिरी है, भारत का 70% तेल आयात अब गैर हरमुज सुरक्षित मार्गों से हो रहा है। एग्जाम से ठीक पहले रिवीजन के लिए लिस्ट सबसे ज्यादा काम आएगी, है ना? बिल्कुल, ये सारे पॉइंट्स आज के सबसे हाई यील्ड टॉपिक्स हैं। तो ये थे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप पीडीएफ और क्विक रिवीजन शीट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे करंट अफेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।